याद दिलाया तो अभी देखो इधर एक प्रॉपर रूल जिसके थ्रू आपको ये मालूम पड़े कि ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और उनका एनर्जी उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि उनका एनर्जी क्या रहेगा. So it gives the sequence in which various orbitals are filled with electrons in the ground state of an atom. It is based on increasing order of energies of orbitals. तो आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका एनर्जी मिल रहा है. तो अब ये 1s 2s 3s 4s ऐसा करके ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. फर्स्ट ऑर्बिट 1 और 1 का एक ही सब ऑर्बिट है या सबशेल है s. फिर ये सेकेंड ऑर्बिट है उसका s और p दो. 3 इधर spd, 4 spdf, 5 का spdf, फिर 6 7 और 8. अब ये जो फिलिंग हुई है, ये फिलिंग में एनर्जी हमने देखा कि कैसे बढ़ती है. एनर्जी बढ़ती है n+l के रूल से. n+l में जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसमें एनर्जी बढ़ता जाएगा. ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. लेकिन कहीं कहीं पर n+l क्या आते हैं, सेम आते हैं. अगर सेम आएंगे तो एनर्जी किस में ज्यादा रहेगा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा रहेगा. किसका वैल्यू, n का वैल्यू ज्यादा रहेगा. तो उस हिसाब से क्या यहाँ पर अरेंजमेंट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है. सब जगह आप देख रहे हो ये इंक्रीजिंग का साइन यहाँ पे आया है. तो 1s 2s 2p 3s ओके ऑर्डर में है. 1s 2s 2p 3s 3p. अब 3 के बीच में 4 आ गया. क्यों अगर हम लोग देखें तो 4s तो यानी 4 + 1 और इधर देखें 3d 4 + 1 कितना हुआ 5 और 3 इधर है और d क्या है, सेकेंड है. spd 3 है ये, तो ये 6 हो गया. ये 6 हो गया. अब ये देखें 4p तो 4 कितना है 4 हो गया, p क्या है 2 तो 6 हो गया. इसको भी देखें तो ये भी कितना है 6 है. लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जो 4 है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वैल्यू ज्यादा है. तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा. ये 4 आया और ये 5 आया और उसके बाद 4 आया. तो 4 यहां पे पीछे क्यों हो गया, ये ज्यादा क्यों हो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, ये कम है, ऐसा जा रहा है ना, दिस इज मोर. तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का क्या है, इसमें इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है. 5 + 1 6 और ये 4 + 2 4 + 3 तो ये हो गया 7, तो ये ज्यादा हो गया. पर ये इसलिए इसको किस पे रखा है, ज्यादा पे रखा हुआ है. अब इससे इसको कंपेयर करें तो ये दोनों तो खैर अलग अलग हो गए. ये दोनों कंपेयर कर सकते हो. ये 4 है और ये sp यानी 2 हो गया तो 6 और ये 6 और ये आगे है, ये पीछे है. क्यों, क्योंकि इसका n वैल्यू ज्यादा है. तो अब ये जो है ये आपको ऑर्डर याद रखना है. इसको ऑर्डर याद रखने के लिए यहां पर ये एक चार्ट है जैसा है. ये चार्ट के थ्रू आप इसको याद रखने के लिए या कभी भी बनाने के लिए एग्जाम के टाइम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करने के लिए आप इसको कर सकते हैं. तो आपको उसको करना कैसे है कि पहले ये लिख लेना लाइन से 1, फिर 2s 2p क्योंकि इसमें 2 अलाउड है, फिर इसमें 3s 3p 3d, इसमें 4 में 5 में लिखने का. और उसके बाद में क्या करने का, इनके बीच में गैप रख के ऐसा ऐसा लाइन घुमाने का. ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब ऐसा ऐसा सिग्जैग ऐसा लाइन घुमाओगे ना तो ये अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो गए. देखो 1s 2s 2p 3s 3p. अब ये यहां से कहां गया, देखो 4s पे गया तो उधर क्या आ गया 4s. फिर इधर से किधर गया, देखो ऐसा गोल घूम के 3d तो देखो क्या आ गया उधर. अब इधर देखो 4p, उधर भी क्या है 4p. 5s तो ये आया 5s. अब इधर से ये ऐसे घूम गया, अगर इधर से आप जाओगे तो 6s आ जाएगा, पर ये ऐसे अगर घूम के वापस पीछे से आओगे तो देखो अभी क्या आया 4d. तो आपको ये याद रखना
तकलीफ का काम है, पर इसको बनाना सिंपल काम है। बना लोगे तो ये ऑर्डर कभी भी आपके याद हो गया। तो 4D 4P 6S वापस से घूम के ऐसा भी जाओ, यहां से डायरेक्ट इधर मत जाओ, बीच में एक लाइन ऐसा घुमा के पीछे से आ जाओ। जब पीछे से आओगे तो आपको ये प्रॉपर मिलेगा। और इसको बनाते हुए क्या ध्यान देना है आपको, आपका जो रजिस्टर का लाइन होता है वो कैसा रहेगा, ये ऐसा, तो बीच में एक लाइन का गैप दो, फिर यहां पर बनाओ, फिर एक लाइन का गैप दो, फिर ये लिखो, फिर एक लाइन का गैप दो। तो फिर बराबर से आपका यहां से जर्नी जो स्टार्ट होएगा वो बराबर ऐसा आता जाएगा। और फिर आपको ये अरेंजमेंट याद नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो, अब यहां पे एक तरीका हो गया ये आपको एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इन बातों पे डिपेंड करता है। कौन सी बातों पे? एक ऑफगाउ प्रिंसिपल है, इट गिव्स द सीक्वेंस इन विच वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम जिस हिसाब से भरना है, एनर्जी फिल करना है, वो एनर्जी कैसे फिल होगी ग्राउंड स्टेट से लेके ऊपर तक, उसका तरीका यहां पे आया हुआ है। तो कैसे एनर्जी भर रही है ये उसका सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस ये है। पर ये सीक्वेंस किन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है? सीक्वेंस बना कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के वैसे होगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक्चुअली में पूरा रूल बाद में आएगा, तो अभी थोड़ा बता के मतलब नहीं है, उसको उस टाइम पे डिटेल में बता। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये दोनों आगे आने वाले हैं, ठीक है? तो तब तक इसको छोड़ो। ये जो पूरा भरा, इसमें से 3 रूल दिए हुए हैं, मतलब 3 प्रिंसिपल्स हैं किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनेगा। तो ये 3 रूल में से पहला वाला रूल हमने समझ लिया, ठीक है? कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये 3 रूल में बाकी के ये 2 रूल कैसे लागू होंगे उसको हमको देखने का, ठीक है? आगे चलो। अब आ गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से समझो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हमने क्या देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन, उसका क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर जो हमने पढ़े, कौन से? सबसे पहले वाला किसी को नाम भी याद नहीं है? सबसे पहले, एक मिनट बॉयज, पहला क्वांटम नंबर फर्स्ट क्वांटम नंबर घर में बुक खोला किसी ने? फर्स्ट क्वांटम नंबर, ये जो अभी बुक में देख रहे हो ना, ये घर पे देखने का था। पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? पहला क्वांटम नंबर
जो एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक महीना पीछे होता है ना, हर एक टाइम पे जो पीछे होते जाओगे ना, वही लास्ट में पीछे ही रहोगे। अगर चैप्टर रीड करके भी आते हैं ना तो भी इतना याद रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो अभी आएगा ना। तो ये 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम है। मतलब किसी आदमी का स्टेट सेम है, डिस्ट्रिक्ट सेम है, सिटी सेम है, सिटी में बिल्डिंग सेम है, बिल्डिंग सेम होने के बाद फ्लोर नंबर सेम है, फ्लैट भी सेम है। तो वो फ्लैट के अंदर रहने वाले दोनों आदमी एक हो गए क्या? नहीं, उनके अंदर कुछ डिफरेंस तो होगा, वो फैमिली मेंबर होंगे, पर वो फैमिली में सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल हैं। तो अब ये अलग अलग इंडिविजुअल को कैसे पहचानना है? तो उसके लिए आता है स्पिन क्वांटम नंबर। 2 electrons in an atom can have a same set of 4 quantum numbers. Only 2 electrons can occupy the same orbitals and they must have opposite spin. तो 2 इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए, अब उनको अलग अलग कैसे पहचाने? तो उनको अलग अलग पहचानने का तरीका एक ही है कि उनकी स्पिन से हम उनको पहचानेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरे का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूमता है? तो एक का क्लॉकवाइज है, दूसरे का, दे विल हैव ऑपोजिट स्पिन। क्या हुआ? कौन बोला ये? तो क्या हो गया? तेरे को आग लग गई? इतने में क्या हो गया तेरे को? धक्का लग गया? अच्छा, ऐसे। तो आपको क्या मिला? स्पिन क्वांटम नंबर। दोनों का क्या मिलेगा? दोनों का स्पिन अलग रहेगा। तो दोनों को अलग डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे हैव ऑपोजिट स्पिन। सेम ऑर्बिटल में आने के बाद, उनके मतलब सेम घर में रहने के बाद, वो दोनों को अलग अलग कैसे पहचानोगे? दोनों का स्पिन अलग होगा, एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं? ये 3 क्वांटम नंबर उनके आ गए। सबसे पहले वाला n, वो बोलता है ये 1 है, तो L 0 हो जाएगा। L 0 है तो इसका m क्या होगा? क्योंकि वो क्या होगा? m पर डिपेंड करता है, L पर, और L डिपेंड करता है n पर। तो यहां पर फॉर्मूला 2l+1 है, सॉरी इसका, और इसका क्या है? n-1। तो n-1 के हिसाब से 1 का को 1 माइनस किया तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका प्लस और माइनस मिला के, अब 0 का क्या प्लस और माइनस, तो ये 0 ही रहेगा। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनका ये सबका सेम है ना ये, तो अब इनका जो स्पिन आएगा, एक का प्लस हाफ है, दूसरे का, इस तरह हम इनको पहचानते हैं कि एक प्लस क्यों होगा और एक। चलो आगे। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होंगे? प्लस और माइनस से। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट ऑकर unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. अब ये दूसरा रूल है, हंस रूल। हंस रूल क्या बोलता है कि कहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं, तो अब उसके जो सब ऑर्बिट है, जैसे n अगर आपने क्या ले लिया? 3 लेते, चलो n कितना है, यानी क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर कितना है? 3। शेल, क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर सब एक ही है, कितना है? 3। सेम ही है, सबका मतलब सेम होता है हमेशा। तो अगर ये 3 है तो L कितना होगा? 0 1 2, यानी 3 सबशेल हो गए इसके अंदर। मतलब अगर फ्लैट नंबर, अगर घर 3 है तो
उसके अंदर सब शेल कितने होंगे, रूम कितने होंगे, 3। अब इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर आने वाले, इधर देखो, इधर यहां पे अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक 3 नंबर ऑर्बिट में उसके 3 जो सब ऑर्बिट हैं, वो 3 सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो सब में एक एक करके भरेंगे। पहले 6 है तो ऐसा नहीं, एक में 2 ही भर सकते हैं, अभी पिछले रूल में हमने पढ़ा, एक क्लॉकवाइज भरेगा, दूसरा तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक में क्लॉकवाइज फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज डाल दो, और फिर इसका क्लॉकवाइज और फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज डाल दो, फिर इसका क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज डाल दो, नहीं, सबका एक एक एक, फिर इसका 2, इसका 2, इसका 2। बात समझ में आई? तो भरेगा कैसा, सब शेल में इलेक्ट्रॉन, सब शेल में या सब ऑर्बिट में कैसे भरता है, 2-2 भरता है, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है। पर अगर 3 सब ऑर्बिट या 2 सब ऑर्बिट या 5 सब ऑर्बिट में भरना है तो सब में पहले एक 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 करके भरेगा, एक एक भर जाएगा, अब डबल होना शुरू होगा। समझ में आई बात? तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल ईच ऑफ द 3 जनरेट पीस ऑर्बिटल्स मस्ट गेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन। अच्छा, वो तीनों उस सब में जो भरेगा ना, सबकी स्पिन भी एक ही होगी, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा भरेगा। बिफोर एनी वन ऑफ देम रिसीव्स द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन। समझ में आया रूल? रूल समझ में आया क्या बॉयज? क्लास में बॉयज है कोई? बस बॉयज ही हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। समझ में आया क्या? तो वो क्या बोलता है, एक में 2 भरेगा और दोनों ऑपोजिट स्पिन का होगा। ये क्या बोलता है, एक में 2 ही भरेगा लेकिन पहले एक एक करके भरेगा, और जितने में भरेगा उतने में पहले सेम स्पिन से भरेगा, फिर उसकी ऑपोजिट स्पिन भरता हुआ आएगा। बीच में कम पड़ गया तो खाली रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में डबल है और किसी में एक भी नहीं है। अगर समझो 3 भरने हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 4 भरने और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक में डबल भर दिया, एक में डबल भर दिया, अब बाकी 2 खाली पड़े, या एक है तो एक खाली पड़ा। ऐसा नहीं होता, सबको एक 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 करके भरेगा, ठीक है, और एक ही स्पिन का भरेगा। अब उसके बाद जितने बचे वो डबल करते जाओ, उसके बाद जो खाली रह गया। पर एक भी किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं होगा। किसी के पास डबल हो गया और किसी के पास एक भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चलो आगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका वैसा ही है जैसा सर ने आपको सिखाया था, है ना? आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो अब इसको देखो, ये एग्जांपल है NS1 2s2 2p5। तो ये 1s है। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 भर गए इधर। तो पहले एक ऐसा गया, फिर एक ऐसा आया, फिर 2s आया, तो 2s में कितना, एक ऐसा आया, एक। अब 2p5 है, तो सेकेंड ऑर्बिट का ये सेकेंड सब ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट का फर्स्ट सब ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड सब ऑर्बिट। तो अब भरेगा कैसे, इसमें 5 भरने, एक एक एक, फिर ये डबल डबल और ये खाली रह गया। आई बात समझ में? तो अब ये हो गया, ये आपका कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन। कंडेंस्ड मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में आपको कंडेंस दिया हुआ है। तो अब इसमें भरने का तरीका एक देख लो खास। चलो आगे।
ये कॉपर का और क्रोमियम का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपका हो गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये एक्सपेक्टेड है, ये क्या है एक्चुअल। अभी एक्सपेक्टेड के हिसाब से ये होना चाहिए। अब यहां पर और यहां पे फर्क क्या आया कि यहां डबल है और यहां पर एक, पर यहां क्या हुआ एक ही है और यहां पे 10 हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? 3d orbital is completely filled and 4s orbital is half filled, which gives extra stability. कोई भी एटम हमेशा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को छोड़ के स्टेबल बनना चाहता है। अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको एनर्जी को क्या कर देना है, छोड़ना है। एटम को यह पता होता है जितना एनर्जी छोड़ेगा उतना लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा। किस में आएगा? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आने के बाद आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर एक तरह का फीलिंग जो रूल के हिसाब से जा रहा है उससे मैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं आ रहा, पर दूसरी एक तरह की फीलिंग मतलब भरना, दूसरे एक तरह से अगर फीलिंग होती है ऑर्बिटल्स की जिससे मैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आता हूं तो वो उसको चूज करता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे आपको भरना है, पर ये भरा कैसे? ऐसे, इसको एक दिया, इसको ज्यादा दिया। इससे ज्यादा किसमें है? 3 वाले ऑर्बिट में और 4 वाले में कम है। तो जितना आप 3 वाले में ज्यादा भरोगे उतना आपका एनर्जी कम होगा, ऊपर वाले में एनर्जी ज्यादा होगा तो वो नीचे वाला भरता है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है तो आप क्या लोगे? ये वाला। ऐसे इधर हुआ, यहां पर 4s2 3d4, तो ये 4s1 चूज करता है इन कंपैरिजन टू 3d। इधर 5 इलेक्ट्रॉन देने की जगह वो इधर क्या बोलता है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन देने की जगह इधर 5 देता है, क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट है और ये हायर ऑर्बिट है। आई बात समझ में? नहीं बोली कि हाँ बोली? अभी आधा घंटा लगाने की बताएगी कि मेरे को हाँ बोला कि नहीं बोला। तेरे सुनाई दिया क्या बोल रही है? जोर बोलना। उसको तो उसको सुनने के बैठी है, ऐसा मुंह पे हाथ रखे, इधर से हाथ निकाल तब बोल। 4s1 तेरी भी सास 3 बार काम करवाएगी इधर से। 4s1 ये क्या हुआ? 3d5। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई क्या? ये एक्सेप्शन है कि एनर्जी लो रखने के लिए वो रूल को बेंड करता है। किस लिए? स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और एनर्जी लो रहेगी। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? अलग अलग। यहां पे कैसे हैं? सेम। चलो आगे चलो, आगे। हाँ? ये चलो, पीछे आओ। ठीक है, पॉज करो। काय झालं तिला बघ। 1 टन का कार है आपका, हो गया चालू वो। अभी चुप बैठने का, उधर देखने का। सब मैं नहीं करूंगा, तुमको करना है, मैं खाली आइडिया दूंगा।
तो 1 टन का कार है, मूविंग इन द स्पीड, सेम स्पीड, उसका मूविंग का स्पीड भी आप सेम लोगे। यही कैलकुलेशन वापस लिखोगे, पूरा लिखना है सब, 10 मीटर पर सेकेंड। सेम से स्टॉप एट द सिमिलर डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, यानी 1 किलोमीटर के बाद में आके ये भी रुक गया। हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ एफ, और वेट का फोर्स W, दोनों का रेशो दोनों केस में निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, ठीक है, इससे आप निकालोगे। ये किसके लिए निकालोगे, पहले ट्रक के लिए, ठीक है, फिर आपको यही फॉर्मूले से कार के लिए भी निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद में आपको निकालना है ब्रेक मारने पे जो फोर्स लगी वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमको ये मालूम है v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, तो ब्रेक मारा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी ये जो इसके पास अभी है, ठीक है, ट्रक के लिए ये और कार के लिए, ध्यान से सुन लो, मैं सब नहीं करने वाला। ट्रक के लिए ये और कार के लिए, तो ट्रक के लिए एक बार लगाओगे और एक बार कार के लिए लगाओगे, और एक्सेलरेशन निकालोगे ट्रक के लिए और फिर कार के लिए। इसका एक्सेलरेशन दोनों का निकालने का। एक्सेलरेशन निकालने के बाद इसका फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला एफ ए टी टी टी, इसका एफ सी, ये कार के लिए, ये ट्रक के लिए, ये उसके वेट कार और ट्रक का, दोनों का, ट्रक के साथ में ट्रक का रेशो, कार के साथ में कार का रेशो, दोनों का रेशो निकालो, आंसर चेक करके बताओ, पॉज करो। और ये कितना आएगा, ठीक है, ये कितना आया 0.05, ये भी कितना था। तो अगर ये दोनों का ये आंसर सेम है तो आपका रेशो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। हाँ, ये दोनों का बाद में रेशो लोगे तो सेम ही आएगा। तो ये 10:4 और ये 250, ठीक है। अब इसका रेशो ऐसा ही निकालो, कार का WC अपॉन FC, तो कार का वेट 10:4 और ये कितना आया, M कितना इसका 1000, और ये कितना आया A, तो अभी 1000 से ये कट होएगा, कितना रहेगा 10, डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻², -2 ऊपर गया, क्या हो गया +2, ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा, तो इसका भी आंसर 200 और इसका भी आंसर 200। मैंने WT अपॉन FT लिया है, इधर WC अपॉन FC लिया है। अभी FC अपॉन WC लोगे तो 1/200 आएगा और इसका भी 1/200 आएगा, तो दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब ट्रक को भी उतना ही फ्रिक्शन मिलेगा जितना कार को मिलेगा, ठीक है। तो लिखो फटाफट, 9.8 लेगा, चल जल्दी लिखो, मिटाएगा मैं। रेकॉर्ड केला होता,
तो इतना क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वी ए। काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करो। ठीक है, अभी इसमें अगर हम लोग इसको पकड़े इतना, तो हाफ एम ए वी ए इंटू एम ए अपॉन एम ए, तो ये हो गया हाफ एम ए स्क्वायर। तो एम ए वी ए होल स्क्वायर अपॉन, ये हो गया हाफ पी ए स्क्वायर अपॉन, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। अभी सेकंड केस में देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो उसका फॉर्मूला रहेगा हाफ एम बी। अब इसको हमको मोमेंटम बनाना है, तो मोमेंटम बना हाफ एम बी वी बी स्क्वायर इंटू एम बी अपॉन एम बी, हाफ एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर एम बी। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी बी अपॉन मोमेंटम। अभी देखो मोमेंटम दोनों का क्या है, मोमेंटम दोनों का क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हाफ नहीं रहेगा, ये इसमें गया ना, वो इंपॉर्टेंट देखो क्या है। अब ये दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम, और हाफ वगैरह जो है वो कांस्टेंट है, उसको जाने दो। अभी काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा, जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अभी मास किसका कम था, ए का मास कम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, लिख लो, समझ में आया सबको। 500 न्यूटन, ठीक है। अगर सब कुछ मास में जाएगा, इधर ध्यान दो, मास में जाएगा तो सब मास में लेने का, जैसे दूसरा वाला भी केस है। सडनली अ फ्यू सेकेंड्स इट रिकॉर्डेड 45, 50 दिख रहा था, अचानक कितना हो गया, What must have happened during that time explained with complete numerical analysis। अचानक से जो 50 किलो वजन दिखा रहा था, चलो 50 किलो पकड़ते हैं, वो 45 केजी कैसे हो गया। तो लिफ्ट में आप खड़े हो, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ने आपका वजन बताया 50 किलो। लिफ्ट जब ऊपर ऐसा उठता है तो नीचे के साइड झटका मारता है, मारता है कि नहीं मारता है। तो नीचे झटका मारेगा तो आपका वजन जो है वो 50 केजी जो दिखा रहा है, उसमें वो झटके का फोर्स ऐड हो जाएगा। और लिफ्ट जब नीचे जाता है तो आपको ऐसा लगता है ना कोई तो ऊपर उठा रहा है मेरे को, हल्का फोर्स लगता है ना, वजन कम हो गया, हल्का लगता है उस टाइम पे। तो लिफ्ट जब नीचे के साइड में छूटता है तो ऊपर के साइड धक्का मारता है। अभी इतना समझ में आया। अभी हमारा वेट हमको कैसा मालूम पड़ता है, हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, एक्शन करते हैं, हमारा पूरा बॉडी एक्शन करता है वेइंग मशीन के ऊपर, रिएक्शन आता है ऑपोजिट साइड में, वो रिएक्शन को बोलते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्यों, मैं खड़ा हूं, तो मेरा पूरा वेट मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर डाल रहा हूं।
अर्थ के ऊपर डाल रहा हूं तो अर्थ मेरे को क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा, इसीलिए खड़े होने पे पैर दुखता है। तो अभी क्या हुआ, मेरा एक्शन वेइंग मशीन के ऊपर लगा और उसने 50 kg में नंबर बताया। अचानक से लिफ्ट ऊपर उठ गया, नहीं नीचे गया, लिफ्ट किधर गया, नीचे। और मेरे को ऊपर के साइड में क्या हुआ, ऊपर के साइड में फोर्स लगा, तो उसके वजह से मेरा वेट पूरा का पूरा वेइंग मशीन पे नहीं लगा। अगर पूरा नहीं लगा तो कितना लगा, 45। तो 45 कब लगेगा, जब मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा, ऊपर के साइड में लिफ्ट खींचेगा। ठीक है, अभी छोटे बच्चे को ऐसा करके ऐसा उठाओ तो उसका वजन कम लगेगा ना, लाइट लगेगा ना उसको ऐसा उठाया तो वैसे ही लिफ्ट हमको थोड़ा सा ऊपर के साइड में खींचता है जब उसको एक्सेलरेशन मिलता है। और उसके बाद में उस टाइम पे हमारा वेट पूरा एक्ट होता नहीं है, तो वो वेइंग मशीन का जो काटा है वो 45 दिखाएगा। अभी कितना एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर गया कि वो 45 हो गया। ठीक है, तो हमको कैसे मिलेगा, हमारा वेट है mg, उसमें से लिफ्ट का एक्सेलरेशन ये रहा, तो बचा हुआ एक्सेलरेशन से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, या बचा हुआ एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है नीचे। तो mg क्या है, हमारा वजन है, इसको हम लोग लेंगे 50 इंटू जी 10 ले लेते हैं। अभी हमको कितना मिला, 45, तो 45 इंटू 10, तो लिफ्ट कितने से ऊपर गया, तो लिफ्ट में भी मेरा ही वजन है, तो m थ्रू आउट सेम रखते हैं, m थ्रू आउट में तो कट करो। चलो अब कितना मिला हमको, 50 माइनस 45 हुआ ना, तो बचा कितना, 5। तो 5 बचा, ये 5 कहां से आया हमारे पास, ये वो एक्सेलरेशन है जो हमको ऊपर खींच रहा है। मतलब लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 से खींच रहा था, लिफ्ट ने हमको 5 से खींचा, तो रिजल्ट कितना बचा, 45। तो 45 जो है वो चेंज है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि चेंज कितने से हुआ, चेंज कितने का है, 5 का, चेंज कितने का है। अभी वो बैठ के नीचे देख रही है, पता नहीं क्या, बाद में बोलेंगे समझा ही नहीं कुछ। तो अभी 5/10, ठीक है, चेंज कितने का, 5 का। ओरिजिनल वैल्यू कितना था, सॉरी 50, कितना था, 50। अब परसेंटेज में निकालना है तो 10% का चेंज आया, कितने का। अभी आंसर किस में कुछ दिया है ऐसा नंबर वगैरह, तो फिर बताऊं किस में दिया है, तो परसेंटेज में ये G/10। ओके, तो अभी देखो क्या करना है आपको, फिर G/10 लेना है, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला सही है। परसेंटेज में ये साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको नीचे खींच रहा है, बचा हुआ एक्सेलरेशन हमारे पास एक्स्ट्रा है, अब उसमें से ये हमको कुछ एक्सेलरेशन से लेके गया, तो ये 10 ले लिया, और ये हमको कितने से लेके जाएगा, अभी हमने निकाला 5 से, किससे लेके जाएगा। तो अभी ये हमको वैल्यू मिलेगा कैसा, ये आपका जी में ही रखना है तो जी में ही रखो, जी में ही आंसर है ना। तो अभी ये कितने से लेके गया हमको, तो G/10 का डिफरेंस आएगा, 10G माइनस जी अपॉन 10, तो कितना आया, 9G/10। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 9G/10। अभी अगर 9G/10 ये है, तो हमको लेके कितने से गया होगा, G/10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, G, फर्क कितने का पड़ा, 50 था, 50 से कितना हो गया, 45, तो 45/50 रेशो कितना हुआ, 9/10। ठीक है, तो पहले आपका ये 9/10 को हम क्या ले रहे हैं, G। अभी G में से क्या माइनस हुआ, G/10, तो आपको क्या हुआ, 10G माइनस जी,
कितना आया 9g/10। और अगर आपको ये तो आपका डिफरेंस हो गया, और समझो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो 10g में से 9g - 10 करो तो आपको मिलेगा g/10, जो आपका आंसर है। समझा कि नहीं? g - 9g/10 किया, ठीक है। अब ये 10g - 9g/10, आंसर कितना आया? ठीक है, तो ये आपके बुक का आंसर है कि फर्क कितना है, g/10। और ये क्या है, कितना वैल्यू से फर्क आया, क्योंकि आंसर सब जी में है। परसेंटेज में निकालने को भी सम आता है, वो ऐसे निकालोगे। जी में निकालना है तो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। आपको डिफरेंस पूछा है तो ये आंसर है, और बाकी वैल्यू का ये आंसर है। ठीक है।